हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है आप क्यों आए हो यहाँ पे, तो चैप्टर का नाम बोल के भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, बाकी की सारी चीज़ें बोल के टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी फॉर द सेम। ठीक है ना। डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। देखो, फिनेंशियल डिसीजंस लेने थे हमें 8.2 में, तो हमने डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, ये तीन चीज़ें मेन पढ़नी है एज अ फंक्शन। 8.2.1 इसके अगले वाले लेक्चर में शायद पार्ट 4 था, उसमें हम कवर करके, हाँ यहाँ पे ही लिखा है पार्ट 4 में कवर करके बैठे हम। ठीक है, और उसमें भी हमने अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी थी। द मेन चीज़ थी उसके अंदर पे बैक मेथड था, रेट ऑफ रिटर्न मेथड था एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जब भी अगर आपको ये एग्जाम में आता है और ये तीन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है ना, तो आपका काम हो जाएगा। जस्ट अंडरलाइन कर देना, काइंड ऑफ की वर्ड्स है, तो चेक करें, उनको पता होगा कि आपको आता है और आपको मार्क्स पूरे से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। समझो अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, है ना। आपका जो 12th स्टैंडर्ड का बुक है, ऑल द चैप्टर्स आर रिलेटेड टू मोस्टली कंपनी, है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो 11th स्टैंडर्ड में आप सब पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने चर्चा किया है। यहाँ पे जैसे ही आपको, हाँ, कोई भी धंधे में प्लानिंग चाहिए, ठीक है, दैट जो 1 से 7 चैप्टर है, मैं से नहीं बोल सकता कि जस्ट ओनली रिलेटेड टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिकॉज प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, डेट ऑल द एक्टिविटीज आर यूनिवर्सल, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। बट अगर आप फाइनेंसिस की बात करें, यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। कितने ऑप्शन देता हूँ? अगर कोई भी कंपनी है तो उसमें सबसे पहले वाला अ कंपनी, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले वाला ऑप्शन ये होता है कि वो सिर्फ उसका पूरा पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का बना हुआ है ना। इक्विटी मतलब ऑनर्स कैपिटल। हम शेयर कैपिटल अकाउंट में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, सॉरी पार्ट 2 का पहला वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। सो एंड डिबेंचर भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको ये पता है कि डिबेंचर इज लायबिलिटी, है ना। डिबेंचर होल्डर से काइंड ऑफ हम उसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हमें ये सब पता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पर कुछ भी है तो पहले तो वो इक्विटी का बना होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का बना हुआ होता है ना। इक्विटी भी है, और हालांकि हम शेयर कैपिटल है जो अकाउंट का पार्ट टू बुक 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, उसकी थियरी भी अच्छे से पढ़े थे। आपको तो पता है इक्विटी शेयर क्या होता है एंड प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या, दूसरे वाले पॉइंट में वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का बना होता है। ऐसा हो सकता है सी वाले, इक्विटी तो चाहिए ही चाहिए। देखो, कोई भी कंपनी है तो इक्विटी तो होगी। ऐसा हो सकता है वो इक्विटी का भी बना हो और उसके साथ प्रेफरेंस शेयर नहीं है लेकिन डिबेंचर का बना हो। उसका जो उसने पैसा लेके रखा है ना मार्केट में से, या तो लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है या तो डिबेंचर से द्वारा इन्वेस्ट किया है। डी वाला ऑप्शन ऐसा है, वो तीनों चीज़ का बना हो सकता है। कैसे हो सकता है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डी, आप समझ रहे हो। तो किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, उनके पास जो भी पैसा पड़ा है वो 4 ऑप्शन से बना हुआ हो सकता है ना। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? पॉसिबिलिटीज। या तो वो मात्रा और मात्रा इक्विटी हो सकती है, क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। एंड और देखो, एंड और सर आपने स्टेट का में प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ाया है, स्टेट में आपने हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है। प्रोबेबिलिटी में एंड और इसका बड़ा ये मायने रखता है, ठीक है ना। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आप समझ रहे हो। कोई डाउट है लखन? यू मस्ट रिविजिट द चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड सी द एंटायर वीडियो। बड़ा तगड़ा मजा आएगा, हमेशा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। तो इक्विटी एंड डिबेंचर का बना हुआ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर का बना हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? ये देखो, मैं बोलूँ जैसे ही हमने अभी मेरे जो लास्ट ईयर के प्लानिंग के वीडियो थे उसमें अगर आपने देखा है तो मैं पहले एक फंडा सेट करता था, बोर्ड के ऊपर सब लिखा हुआ करता था, उसके बाद वो 5 या 10 मिनट का ओवरव्यू देता था, उसके बाद में उसी चीज़ को मैं पढ़ाता था। तो अगेन आई स्टार्टेड दोज थिंग्स। यहाँ पे क्या है, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो हम बनाते तो उसमें वो वाला पोर्शन रह जाता है। अभी वापस छोटे छोटे वीडियो पे फोकस किया है, आधे आधे घंटे का वीडियो हो
जिसमें जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हूँ उसका ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद में उस चीज़ को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को समझ भी आ जाता है और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। योग्य, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। हम यहाँ पे क्या उम्मीद करते वो आपको पता चल गया है ना। और अभी की जो पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ तक 8.2.2 तक सीमित रहेंगे। हमारा जो 8.2.3 है, जिसको हम डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। योग्य, ठीक है। सो डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग 8.2.3 हमारा स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुका है। सर कैसे समझा दिया ना। अब काइंड ऑफ रीडिंग करेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कनेक्टेड विद द असेट्स ऑफ द कंपनी वाइल फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कनेक्टेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो असेट से रिलेटेड है, और जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। लायबिलिटी साइड होता है ना, ठीक है। और हम तो अकाउंट में पार्ट 2 जो बुक 2 है उसका थर्ड वाला चैप्टर भी एक बार तो करके बैठे हैं। यस वी विल डू रिविजन्स, समझ रहे। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो 4 चीज़ों से बना हुआ हो सकता है। कैसे? 4 ऑप्शंस। और ये भी ऑप्शंस जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स आप पढ़ चुके थे, है ना। ऐसे ही ये लोग कुछ कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। आप समझ रहे हो लखन अग्रवाल, है ना। वो परम्यूटेशन कि ये इसके साथ हो सकता है, ये वापस इक्विटी कंपलसरी एट द सेम टाइम, है ना। इक्विटी कैसा है? कंपलसरी। फिर इक्विटी के साथ एक बार प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, इक्विटी के साथ एक बार डिबेंचर हो सकता है, फिर इक्विटी के साथ दोनों प्रेफरेंस शेयर भी हो जाए और डिबेंचर भी हो जाए। योग्य, ठीक है। ये याद आया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th स्टैंडर्ड वाला चैप्टर, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी में ज़रूरत पड़ी थी हमें उन चीज़ों की, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ें? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। आई डोंट थिंक सो अब इसको मुझे चिंगम की तरह खींचने की जरूरत है, नहीं है ना। देखो फिर भी एक बार, पहली वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कनेक्टेड विद द असेट्स ऑफ द कंपनी। कल इसके बारे में हमने चर्चा किया था इन्वेस्टमेंट के बारे में, है ना, कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा या शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। वाइल फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कनेक्टेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई डाउट नहीं है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी 4 चीजों का बना हो सकता है। ए इक्विटी शेयर्स, बी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सी इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और डी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑनर्स, ठीक है ना, हो गया। क्या बोला है? जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है? मिक्सचर है। अगर इक्विटी है तो वो क्या है? ऑनर्स कैपिटल, और अगर डिबेंचर है तो वो क्या है? डेब्ट है। कोई डाउट है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा मिक्सचर होगा, 2 चीज होगा, ऑनर्स कैपिटल और डेब्ट। फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द पोर्शन टू बी मेंटेन बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी मैनेजर होगा, फाइनेंशियल मैनेजर होगा, वो एक डिसीजन लेगा। क्या लेगा? कि इक्विटी है और जो डेब्ट है उसका रेशियो क्या रहेगा। whether it would be 7:3, whether it would be 8:2, whether it would be 5:5, whether it would be 6:4। आप समझ रहे हो रेशियो के कैपिटल स्ट्रक्चर में बेटा इक्विटी और डेब्ट का रेशियो कितना रहेगा, वो डिसीजन कौन लेगा? फाइनेंशियल मैनेजर लेगा, ठीक है ना। और अगर डेब्ट ले रहा है तो आपको पता है ना, डिबेंचर के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप समझ रहे हो। तो क्या वो इंटरेस्ट हमें पोसाएगा, है ना। इक्विटी में कैसा रहेगा? हमें कुछ नहीं देना है अगर डिविडेंड, इफ वी आर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द पोर्शन टू बी मेंटेन बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बैलेंस बिटवीन इक्विटी, कैपिटल एंड डेब्ट इज नेसेसरी, हमेशा जरूरी है। क्यों जरूरी है आप समझ गए? एक आपकी जो इक्विटी है और उस डेब्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी और डेब्ट का जो बैलेंस होना चाहिए ना, वो हद से ज्यादा जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, कैपिटल एंड डेब्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम। वेरी गुड है बेटा, है ना। याद रखना, अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूं मैं। किससे हाईलाइट करूंगा बेटा? अलग पेन से हाईलाइट करूंगा। थोड़ा डार्क लग सकता है, इट में भी पॉसिबल, ठीक है ना। इससे किया, इससे कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा और लाइट कर लेता हूं। कौन सा कलर लो? पर्पल, अच्छा ठीक है।
ये रहा कैपिटल स्ट्रक्चर, बट उसकी वजह से वो जो अंदर का जो है ना वो थोड़ा चला गया। कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेप्ट। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं बेटा? जहां पे एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हो जिसका प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डिबेंचर है, यानी डेप्ट है, ठीक है ना। एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेप्ट है, ठीक है ना। प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज लेस रिस्की एंड एंश्योर्स मैक्सिमम रिटर्न। बेटा लखन, जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कम रिस्की है, कैसा रिस्की है, और मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, एक इंटरनल फैक्टर भी होता है, एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर, टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ असेट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इसका मतलब क्या, देखो व्हाट आई एम सेइंग, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। अब देखो अगर आज की तारीख में मैं एक नई कंपनी लेके आ रहा हूँ, नई कंपनी, और उसका आईपीओ लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, ये जो हम इक्विटी और डेप्ट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो आज है ना ओवरऑल, जैसे एक कंपनी है हुडको, एस्टैब्लिश कंपनी है, इसके पास अभी ऐसा है 1 लाख करोड़ का राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक है। एट द सेम टाइम बहुत सारी कंपनी ने म्यूचुअल फंड, फिर काफ़ी सारी बैंक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड का एक दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसके, फिर भी इसका शेयर 340 से 215 तक आया है ना। वेरी सरप्राइजिंग। ऐसा क्यों? इंटरनेशनल मार्केट खराब है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर्स ने। अब समझो, अब इस ऐसे कंडीशन में मैं नई कंपनी ला के, है ना, मैं ऐसा चाहूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मिले, इक्विटी मिले, बहुत टफ रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। यस, हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, बट क्या हमेशा फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती। तो मेरे जैसे लोग देखो, हमारा कैसा होता है, लेस कैपिटल रहता है हमारे पास, मेरे जैसे लोगों के पास। तो मैं अगर ऐसा चाहूँ कि आज इन्वेस्टमेंट करके 1-2 महीने में अच्छा रेट आए और बेच के वापस दूसरा कुछ खरीदूँ, ऐसा हमारे लिए अभी फिलहाल मार्केट में पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। तो वो डाउन ट्रेंड अब कौन सा बेस बनाएगा वो पता नहीं है। ऐसा लगा था ये 250 का बेस बनाएगा, अभी 215 का है। ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था। जिन बैंकों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना डाउन जाएगा। एट द सेम टाइम परचेजिंग कंटिन्यूअस है इसके अंदर। हाँ, ये परचेजिंग रेट हो सकता है कि यहाँ से ये वापस अप जाना शुरू करे, यू नेवर नो, पर ये अलग अप जाएगा, इट इज़ फॉर श्योर। 6 महीने में ये 400, 600, 700 तक जा सकता है, इट इज़ फॉर श्योर। बट क्या मेरे पास इतना टाइम है कि अगर मार्केट ज़्यादा बिगड़ गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये 200 का 100 भी हो जाएगा, तो क्या मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी है? नहीं है, वो फिर नुकसान में बेचना पड़ता है। इफ़ यू डोंट हैव कैपिटल, है ना, शेयर मार्केट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, आई डोंट वांट टू सेल, लेकिन फिर कंडीशन ऐसी आएगी कि दैट आई हैव टू सेल फॉर माई मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स, मुझे कहीं पे पेमेंट करना होता है। तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको बेच के जो भी प्रॉफिट आएगा उससे मुझे मार्जिन लेके निकलना है, बट मैं निकल ही ना पाऊँ तो दैट इज़ वाई मेरे जैसे लोग फिर बेचते हैं। मुझे क्या पता है, इट इज़ अ तगड़ा शेयर, ठीक है, इट विल गिव मी मैक्सिमम रिटर्न, बट अभी हालत खराब है, उसका क्या करेगा? एक्सटर्नल फैक्टर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। कंपनी इज हैविंग इंटरनली बहुत अच्छा मार्केट है इसका, कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग अच्छा है। राजस्थान गवर्नमेंट से 1 लाख करोड़ का ऑर्डर है, कितना? 1 लाख करोड़ का हाउसिंग में। हमारी जो गवर्नमेंट का इस साल का बजट है वो भी हाउसिंग प्रॉन बजट है, मतलब हाउसिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव, फिर भी 115-25 रुपये डाउन गया है ये। हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, और आपको इस बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, मनी रिलेटेड चैप्टर्स, कि गवर्नमेंट कभी कभी नहीं चाहती, बैंक आरबीआई कभी कभी नहीं चाहती
कि मार्केट में सबको इजीली लोन मिल जाए, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, जब एक आप सिक्योरिटी को इश्यू करते हो, ठीक है ना, और तय करो कि क्या मैंने ये सब चीज़ें आपको कभी पढ़ाया है क्या या नहीं पढ़ाया है। फ्लोटेशन, ठीक है, इन लोगों का स्पेलिंग थोड़ा अलग है, इट्स ओके। फ्लोट करना कोई इश्यू नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर इंकर्ड बाय अ कंपनी व्हेन इश्यूइंग न्यू सिक्योरिटीज। जैसे हमें न्यू शेयर बाहर पाड़ना है, ठीक है, तो उसको आईपीओ लाने के लिए हमें पेपर वर्क करना पड़ता है। कल भी हमने लोन के बारे में, एक लोन लेनी होती, हमने एग्जांपल लिया था शायद कि 1 लाख की लोन लेते तो 97,000 ही हाथ में आते। अब यहाँ पे अब जब हम कोई पर्टिकुलर कोई सिक्योरिटी बाहर पाड़ते हैं तो हमें एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बैंक का जो अंडर राइटर की भूमिका में आता है, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, ऑडिट फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन। तो फ्लोटेशन एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द इश्यू प्राइस। जैसे हमने 10,000 करोड़ का आईपीओ बाहर पाड़ा या तो डिबेंचर बाहर पाड़े तो उसका कुछ परसेंटेज हमें फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, ठीक है, कोई डाउट है। और ये फ्लोटेशन कॉस्ट का फॉर्मूला भी है, बट इट्स ओके, वी आर नॉट सपोज टू स्टडी द सेम। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते हो देन बहुत कुछ आएगा योग्य। अभी हम आगे बढ़े, बट लेकिन फिर भी आपको ये तो पता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। और एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, देखो जब आपने ऊपर पढ़े थे इंटरनल फैक्टर्स तो एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे, वो इंटरनल होता है। अब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है। तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, है ना। कुछ देखो इन्वेस्टर्स के भी प्रकार बता देता हूं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टर्स। एक होता है जब पर्टिकुलर शेयर का भाव अब जा रहा होता है तब परचेस करता है, ठीक है ना, और जैसे ही नीचे गया तुरंत सेल करता है। वो होते हैं मतलब एकदम हमेशा पैसे गंवाते हैं। दे ऑलवेज लूज देयर मनी बिकॉज दे डोंट नो व्हेन टू परचेस एंड व्हेन टू सेल। एक होते हैं जो हमेशा डाउन जाते हैं, जब डाउन ट्रेंड पे परचेस करते हैं। कब परचेस करते हैं, और जैसे ही अप जा रहा है ज़्यादा वो एक बेस बनाते हैं। जैसे वो लोग सोचते हैं कि मैंने 215 पे लिया और 240 होगा ना, फिर भले कल 250 हो जाए पर मेरे को 240 पे बेचना है, मुझे सिर्फ इसमें 25 रुपये चाहिए, तो वो बेच देता है। फिर वापस एक नया बेस बनाता है कि मुझे इस बेस के ऊपर खरीदना है, फिर इस बेस के ऊपर बेचना है। इनके पास बहुत पैसा होता है, दे कैन वेट टिल इन्फिनिटी। कब तक वेट कर सकते हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है, कुछ हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी। बीच में होते हैं मेरे जैसे इन्वेस्टर जिनके पास नॉलेज बहुत है ना, उनको सब पता है क्या होगा कैसे होगा, लेकिन दे कैन नॉट होल्ड। क्यों, उनके पास पेशेंस है। ये जो हमेशा गवाते हैं उनके पास नो पेशेंस। कैसा, इनके पास, जिनके पास शेयर मार्केट में पेशेंस नहीं है ना, उनको घुसना नहीं चाहिए बिकॉज दे विल, अगर उनके पास 1 करोड़ भी है ना तो भी वो लोग जीरो होके आ जाएंगे। अब इनके पास पेशेंस भी है, पैसा भी है। अब ये जो बीच वाले बंदे हैं उनके पास पेशेंस है, लेकिन वो पेशेंस को वो अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू होल्ड। अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर 2 लाख रुपए लगा के बैठे हैं और हमें पता है कि हमें वापस 2 महीने के बाद अगर 2 लाख का 2,10,000 मिले, 1,95,000 मिले, लेकिन बेचना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। क्या करना पड़ेगा, वट एवर द कंडीशन इज, इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2 महीने के बाद मेरे को एटलीस्ट अराउंड दैट मनी की ज़रूरत है। हाँ, फिर 20,000 प्लस है तो भी चलेगा, 20,000 माइनस है तो भी चलेगा। हम लोग ऐसे होते हैं, बट वो पैसा 2 महीने में चाहिए। वी नो एवरीथिंग कि अभी अगर ऐसा नहीं है कि अगर 2 महीने के बाद ये डाउन गया तो हमें ये पता है कि ये वापस 2 महीने के बाद अब जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 लाख का 3 लाख हो जाए, बट फिर वो टाइम पे लिए हमारे पास औकात नहीं होती कि हम उसको होल्ड करके बैठे। आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो होल्ड करेगा जिनके पास पेशेंस है वो पैसा कमाएगा। तो ये इन्वेस्टर का एटीट्यूड था। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, कौन सा मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सटर्नल फैक्टर से। ऐसा क्यों सर, देखो आपने डिबेंचर बाहर पढ़ा है, डिबेंचर आपने 8% का बाहर पढ़ा, ठीक है, और वो तो डिबेंचर तो फिर भी रिस्की हो गया, और बाहर गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी है जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है,
वो ऑलरेडी 9% दे रहा है, बैंक वाले 9 सेफ, कैसा सेफ हो गया ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मतलब कुछ गड़बड़ होने, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, ज्यादा है। वाई समवन विल बाई योर सिक्योरिटीज, कोई डिबेंचर क्यों परचेस करेगा, वो भी 8% वाला, जहां पे गवर्नमेंट बैंक है फिक्स डिपॉजिट में इससे ज्यादा। अब डिबेंचर है 5 साल का, फिक्स डिपॉजिट में आपको 10% मिल रहा है, वाई समवन विल बाय योर सिक्योरिटीज। अब समझ रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ये भी असर करता है कि कोई आपके डिबेंचर लेगा या नहीं देगा, और लीगल रिस्ट्रिक्शंस है तो फिर आपको तकलीफ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पता है नहीं पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद आपकी बैच में था या सीए की बैच में था, ठीक है ना। अभी मैंने पता है ये सब बातें, ये शायद मैंने इनको 11 स्टार को बताया था थोड़ी देर पहले। मैंने इन लोगों के बारे में नहीं बताया था कि जिन लोगों काफ़ी सारी बैंक म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना। एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पुल्स मनी टू परचेस सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट असेट्स or originate loans. Institutional investors are often large professional entities such as pension funds, insurance companies and mutual funds. मैंने अभी नहीं हुडको का एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि बहुत सारी कंपनियों का म्यूचुअल फंड का मेरे पास पड़ा है, उन लोगों का जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, समझ रहे हो, एक ही पर्टिकुलर डेट के ऊपर इन्वेस्ट किया था, तो इनको इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं, बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते। तो कुल मिला के ये अभी जो हमारा टॉपिक था उसको हम वापस एक बार रीड कर लेते हैं, आपको आइडिया आएगा, ठीक है। डोंट थिंक सो रटने की ज़रूरत है, योग्य। वापस मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कनेक्टेड विद द असेट्स ऑफ द कंपनी, व्हाइल फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कनेक्टेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। Capital structure is a mixture of owners' capital and debt. Financial manager has to take decision regarding the portion to be maintained between equity and debt in capital structure. A balance between equity capital and debt is necessary. Capital structure having proper proportion of equity capital and debt is called optimum capital structure. Optimum capital structure is less risky and ensure maximum return. Factors affecting financing: internal factors, external factors. Internal factors में टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, उसके हिसाब से लोन मिलेगी, ग्रोथ ऑफ बिजनेस उसके हिसाब से लोन मिलेगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ असेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लोन कब मिल सकती है, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूज, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन मार्केट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।